हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये कोई एक अलग से सब्जेक्ट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 10 से 11 सब्जेक्ट हैं उनमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं, जैसे कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये हर सब्जेक्ट में आप मशीन्स ले लीजिए, आप पावर सिस्टम ले लीजिए, आप मेजरमेंट ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, आप यूटिलाइजेशन ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी और इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये यूज होती हैं। तो उन सबको हम अलग से किसी सब्जेक्ट में ना पढ़कर हम एक अलग सब्जेक्ट नाम दे देते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इस पार्ट के अंदर हम उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जो कि हमारे और सब्जेक्ट्स को समझने के काम आते हैं, जैसे कि RLC है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनकी प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज और कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज, क्या ये वर्क कैसे करते हैं, किन कंसेप्ट से वर्क करते हैं, इनकी अलग अलग करंट्स के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी स्टडी हम इस टॉपिक के अंदर करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। अगला है कुछ और टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं। ये सारे टॉपिक्स नहीं है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। एक्चुअली क्या है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये अपने आप में इसका कोई डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं कि आप ये टॉपिक कीजिए। जैसे पावर सिस्टम है, मशीन्स है, मशीन्स में हमको पता है कि 4 या 5 तरह की मशीन्स हैं, उनके अंदर सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। यहाँ पर जो है इसका डिफाइंड सिलेबस नहीं है। किसी भी बुक में आपको पूरी तरह से ये सब्जेक्ट पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। आप जितना इसको बढ़ा सकते हो, जितना इसको स्कोप को बढ़ा सकते हो, उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि पावर, कितने तरह की पावर्स होती हैं, किस किस पावर की यूनिट क्या है, आखिर उन पावर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, तो उन पावर्स और पावर फैक्टर, ये सब स्टडीज को हम इस टॉपिक में करते हैं। और ये सारी स्टडीज जो पावर और पावर फैक्टर की स्टडी जो होती हैं, ये हमको पावर सिस्टम को समझने में काम आती हैं। लेंज लॉ, फ्लेमिंग्स रूल्स, जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट जैसे कि रिलक्टेंस, इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच, कई सारे कंसेप्ट हैं। ये जो कंसेप्ट हैं ये मशीन्स को, इलेक्ट्रिकल मशीन्स को समझने काम आते हैं और मेजरमेंट में काम आते हैं, और हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट EMFT में काम आते हैं। EMFT जो है बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ कवर कर लेते हैं तो आपके लिए EMFT बहुत छोटा सब्जेक्ट है, अदरवाइज वो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें से आता बहुत कम है। अगर आप यहाँ इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको मशीन्स को समझने का आसानी होगी और वो सब्जेक्ट भी आपको आसान रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इस तरह के और टॉपिक्स जो इन सब्जेक्ट्स में काम आते हैं, जो मशीन्स को समझने के काम आते हैं। पावर सिस्टम, जैसे कि जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, तो जनरेटर किस फ्लेमिंग्स रूल पे काम करता है, किस डायरेक्शन में वो मूव करता है, और कॉइल्स में किस तरीके से EMF जनरेट होता है, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से समझ में आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है सारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहा, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, एपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, ये सारे टॉपिक्स, इस तरह के और कई सारे टॉपिक्स मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सारे लेक्चर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। इसका कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिकली जो सबसे पहला टॉपिक है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर हम पहला टॉपिक अगर हम कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से वही चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से जनरेट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर क्यों ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट्स की वजह से, और किन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और उसके बाद हम सारे कंसेप्ट्स को इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली हम बात क्यों कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम के स्ट्रक्चर की? अगर हम करंट की बात करें तो करंट की बेसिक डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हमको करंट को समझना है तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो नॉर्मली एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको समझने के लिए हमको एटम के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। और एटम के स्ट्रक्चर को समझना है तो उसको समझने के लिए हमको मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर मैटर समझना बहुत जरूरी है।
तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर मैटर ये कहती है कि मैटर जो है यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, हर मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो वो अगर हम उसको डिवाइड करें, उसको तोड़ें, तो वो मैटर जो होता है वो एक छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। और हर मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम्स से मिलकर बना होता है। और एटम्स के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये है एटम का स्ट्रक्चर। एक एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जहां पर कि एटम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों के मास के एडिशन को एटॉमिक मास कहते हैं। यानी कि एटम का जो मास है, एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का एडिशन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइट होते हैं काफी एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम उनको ज्यादा कंसीडर नहीं करते। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं। इसके चारों तरफ गोल सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के काफी पास होती हैं, उन ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से काफी टाइटली बाउंड होते हैं, और जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से काफी एटम से काफी दूर होती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफी लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते एटम से और इसी में रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब जो ऑर्बिट हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होती है उसे हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये काफी लूजली बाउंड होते हैं, काफी आसानी से इनको बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करें, जैसे कि मेटल्स हैं, कॉपर रहा, एल्यूमिनियम रहा, तो उन केसेस में, उन मटेरियल्स में क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात करें तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने लूजली बाउंड होते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में भी वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर, एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो नॉर्मल ऑर्बिट, नॉर्मल कंडीशंस में एट रूम टेम्परेचर पर भी वो निकल जाते हैं बाहर। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो इतने ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं कि अपनी आसानी से अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली कंडक्टर्स नहीं मिलते हैं, मेटल्स नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था एटम का, और ये हमारा जो एक ब्लॉक डायग्राम था मैटर का, कि मैटर किस चीज से मिलकर बनता है, और इधर स्ट्रक्चर एटम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इनकी जानकारी बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। टॉपिक है नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि किसी बॉडी पर चार्ज का नेचर कैसा होता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो क्यों है, अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो क्यों है। एक हम एटम कंसीडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या p है और e है, प्रोटॉन्स की संख्या p है और न्यूट्रॉन्स की संख्या n है। तो उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम के बराबर होगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। किसी भी न्यूट्रल बॉडी में अगर कोई एटम न्यूट्रल है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए जाए, यानी किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए जाए, तो उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज रहेगी। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाए तो उस पर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज जाएगी, वो एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज जाएगा। चार्ज को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है कूलम। ये है यूनिट चार्ज की, यानी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो वो होता है 1.602 × 10⁻⁹ कूलम।
और एक प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, बस डिफरेंस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पर -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर इतना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज में। अब एक टॉपिक है इससे आगे, इसके बाद वाला, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो ये कि हर चीज को हम रेफरेंस मानते हैं इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अगर हम एक कूलम चार्ज की बात करें तो एक कूलम चार्ज में, इसको इधर ले जाएंगे तो 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चार्ज बॉडी पे कि किसी चार्ज बॉडी पर एक कूलम चार्ज की कमी है, तो इसका मतलब एक कूलम पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पर 6.28 × 10⁻, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर हम बात करें कि किसी बॉडी पर एक कूलम नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस बॉडी पर 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ती है, यानी ज्यादा है उस पर, इतने इलेक्ट्रॉन्स उस पर एक्स्ट्रा है, उसके न्यूट्रल स्ट्रक्चर से एक्स्ट्रा इतने इलेक्ट्रॉन्स उस पर हैं, इसकी वजह से उस पर इतना नेगेटिव चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होना, और 1 कूलम नेगेटिव चार्ज का मतलब है इतने इलेक्ट्रॉन्स उस पर एक्स्ट्रा होना। तो ये रहा हमारा चार्ज और कूलम का रिलेशन के इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर जब चार्ज की बात करते हैं, किसी बॉडी पर कितना चार्ज है, तो उसको समझने के लिए हमें क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज हो सकता है वो ±NE हो सकता है, यानी कि N इज इंटीजर and E is the number of charge on one electron, charge on one electron। तो अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज हो सकता है वो आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना, यानी कि किसी बॉडी पर या तो चार्ज हो सकता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और 2 × 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और 3 × 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, और माइनस। तो किसी भी बॉडी पर या तो इतना जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। तो हम ये नहीं कह सकते किसी बॉडी पर फ्रैक्शन में, यानी कि 0.5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना चार्ज किसी बॉडी पर नहीं हो सकता, या तो सिर्फ कितना होगा कि किसी 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होता है। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी बेसिक डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी मटेरियल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हमारा एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन है। अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो किस दर से, यानी द रेट एट विच दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है अमाउंट इसका, रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। और अगर इसकी एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अपने आप में चार्ज है, तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड, यानी कि किसी बॉडी से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम बोलते हैं
उससे पास होने वाले करंट का अमाउंट। यानी कि अगर हमें मान लीजिए ये कंडक्टर है, उसके अंदर से t सेकंड में q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर हम कैसे भी ये निकाल लें, यानी कि t सेकंड में q चार्ज फ्लो कर रहा है इस बॉडी से, इस वायर से, तो 1 सेकंड में कितना करंट, कितना चार्ज फ्लो करेगा, q अपॉन t। ये ही करंट का अमाउंट है। करंट इज नोन एज q अपॉन t, यानी कि 1 सेकंड में किसी बॉडी से कितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम उसके थ्रू पास होने वाले करंट के अमाउंट को कहते हैं। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन होती है इसमें वायर में कि ये किधर से किधर मूव कर रहा है, किस नोड से किस नोड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, ये जो है एल्जेब्रिक और एल्जेब्रिक लॉ ऑफ अलजेब्रा के जो एडिशन लॉ है उनको फॉलो करता है, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए एम्पेयर में यूज कर, हम एम्पेयर इसकी यूनिट है। और अगर हम पिछले कंसेप्ट को देखें तो किसी बॉडी पर चार्ज जो होता है वो Q इक्वल्स टू NE होता है, अभी देखा था। तो टोटल करंट क्या होगा, वो Q अपॉन T से अगर निकालें तो वो NE अपॉन T। तो इसका मतलब अगर किसी बॉडी से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो उसका मतलब ये है कि उस बॉडी से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर किसी बॉडी से 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि किसी बॉडी में 2 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो अगर हम डेफिनेट फॉर्मूले को देखें तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि 2/2 यानी कि 1 एम्पियर। और अगर हम सिंपली मैथमेटिक्स देखें तो 2 सेकंड में 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो करेगा, 1। तो इसका मतलब 1 एम्पियर करंट। यानी कि करंट की डेफिनेशन ये है कि किसी भी बॉडी से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसे हम करंट की डेफिनेशन, अमाउंट कहते हैं। और फॉर्मूला सिंपल है, ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। I इज इक्वल टू Q बाई T और I इज इक्वल टू NE बाई T। इस पे 2 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, है कि सपोज कीजिए कि किसी बॉडी से 4 कूलम चार्ज पास होता है 1 सेकंड में, तो करंट कितना होगा। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T 4/1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी बॉडी से अगर, अगला क्वेश्चन है कि किसी बॉडी से अगर 10 सेकंड में 10 सेकंड्स में 1000 इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं किसी बॉडी से, किसी मेटल में कंडक्टिंग बॉडी से 1 से 10 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं, तो करंट कितना होगा। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1000, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू NE 1000 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि कितना होगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम। इतने अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसका मतलब इतना चार्ज उस बॉडी से फ्लो हो जाता है। कितने टाइम में होता है,
10 सेकेंड में। तो कितना करंट फ्लो होगा? I इज इक्वल टू Q बाई टी 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन 10, इसका मतलब 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 एम्पियर। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये डीएमआरसी और यूपीपीसीएल दोनों में पूछे गए हैं। इस दोनों क्वेश्चन, एक डीएमआरसी का है, एक यूपीपीसीएल का है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और करंट की बेसिक डेफिनेशन और बेसिक जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, और आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। अगला टॉपिक है। तो अभी तक हमने देखा कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, फ्री चार्ज की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कैसे फ्लो होता है और कैसे कैलकुलेट कर सकता है, हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये तो हमने देख लिया। लेकिन आखिर चार्ज पे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो फोर्स लगाती है जिसकी वजह से चार्ज सर्किट में एक दूसरे पॉइंट तक मूव करता है? तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन। इलेक्ट्रिक वोल्ट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रिक टेंशन ये सब एक ही वर्ड है। इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन है क्या? जब हम किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं, जब हम किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें उसका वर्क करना पड़ता है चार्ज के ऊपर। तो वो जो वर्क होता है वो उस चार्ज में बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वो जो एनर्जी है उसकी वजह से इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हो गया उस चार्ज की कैपेसिटी होती है कि ये दोबारा से वर्क कर सके, अब बाद में ये वर्क कर सके। मान लीजिए हमने चार्ज को इसमें स्टोर किया तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, वो वर्क इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब हम इसको बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो ये चार्ज के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कराने में वर्क करती है। तो कितनी कैपेसिटी है किसी भी चार्ज बॉडी की कि वो वर्क कर सके, उसे कहते हैं उसका पोटेंशियल। यानी द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज इट्स पोटेंशियल। सपोज दैट किसी भी बॉडी को 4 कूलम चार्ज देने के लिए हमें 8 जूल वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज देने के लिए हमें 8/4 जूल यानी कि 2 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज। यही रिलेशन है वोल्टेज, चार्ज और वर्क में। यानी कि किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने के लिए किया गया कार्य उसका वोल्टेज कहलाता है। किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं उसका वोल्टेज। क्यों? क्योंकि 1 कूलम चार्ज देने में जो एनर्जी खर्च होगी वो एनर्जी उस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी और फिर उतनी ही कैपेसिटी उस चार्ज की होगी। मान लीजिए ये बॉडी है, इसको मैंने 1 कूलम चार्ज दिया। 1 कूलम चार्ज देने में W जूल वर्क करना पड़ा। तो ये W जूल वर्क जो है, जब ये 1 कूलम चार्ज इसके अंदर आ जाएगा तो इसके अंदर ये W जूल वर्क जो इसका किया इसको अंदर रखने में, इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये वाला चार्ज बाद में कार्य कर सकता है। कितना कार्य कर सकता है? इतना ही तो कार्य कर सकता है जितना इस पर किया गया है। तो किसी भी बॉडी का वोल्टेज कितना होता है? उतना ही जितना उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज देने में किया गया कार्य। तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज।
इसकी यूनिट है वोल्ट और जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, ये दोनों इसकी यूनिट्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो रहा बात पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल होता क्या है। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सपोज कीजिए एक और डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दोनों ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो यहां पर इंफिनिटी है, इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाते हैं। यहां से यहां तक एक कूलम चार्ज लाने में मान लो हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक कूलम चार्ज है, उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां तक लाने में 2 जूल वर्क करना पड़ा। तो ये 10 जूल वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और ये 2 जूल वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि इसकी कैपेसिटी है, इसके अंदर जो एक कूलम चार्ज है उसकी कैपेसिटी है 10 जूल और इसके अंदर जो एक कूलम चार्ज है उसकी कैपेसिटी है 2 जूल। तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना वर्क, ये 2 जूल वर्क कर सकता है और ये 10 जूल वर्क कर सकता है। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट हो गया। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल में, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हाई में से लो हटा दें तो कितना आएगा 8 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 8 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर, किसी भी चार्ज बॉडी की वर्क करने की कैपेसिटी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर हमें एक टेस्ट चार्ज इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और एक ये पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है -2 वोल्ट। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 माइनस लोअर पोटेंशियल माइनस हाई वोल्टेज माइनस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यानी कि 12 वोल्ट इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये रहा हमारा। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि एक बॉडी है जिसका 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। इस 10 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब है कि इसके अंदर एक कूलम चार्ज की एनर्जी कितनी है, 10 जूल। इसका मतलब ये होता है। तो ये रहा हमारा बात पोटेंशियल की। अब हम करते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आखिर इन दोनों में अंतर है क्या। EMF बेसिकली EMF जो है ये टर्म जो है, और वोल्टेज एक जनरल टर्म है और EMF जो है ये स्पेशली सोर्स के लिए बनाया हुआ है। EMF हो, वोल्टेज हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो, तीनों की जो यूनिट है वो वोल्ट ही होती है। तीनों का मतलब भी लगभग एक होता है, लेकिन EMF जो है वो सोर्स के लिए बनाया गया, यानी बैटरी वगैरह के लिए बनाया गया है। बैटरी है, जनरेटर्स है। वोल्टेज जो है वो जनरल टर्म है, वो आप सोर्स लोड हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच। तो EMF क्या है, EMF जो है बैटरी कितना एनर्जी एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देती है, यानी कि बैटरी के अंदर एक कूलम चार्ज की कितनी एनर्जी है, नेट एनर्जी कितनी है, उसे हम बोलते हैं उसकी EMF। जबकि वोल्टेज जो है वो किसी भी पॉइंट का हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो जनरेटर ही हो। सर्किट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज हो सकता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट का EMF नहीं हो सकता। EMF सिर्फ और सिर्फ बैटरी के लिए होता है। तो एक केस कंसीडर करते हैं, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो बैटरी जो है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है।
जब हम बैटरी को कनेक्ट ना करें सर्किट में, मान लीजिए हम बैटरी को सर्किट में कनेक्ट नहीं करते हैं, ये ओपन सर्किट है, यहां पर एक सर्किट लगा हुआ है R1 R2 और ये B। तो इस टाइम पे अगर हम इसको मेजर करें वोल्टमीटर के थ्रू, जब ये लोड से कनेक्ट ना हो, उस टाइम पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। इंटरनल रेजिस्टेंस जब इसका जीरो है, सॉरी जीरो नहीं, वर्क नहीं कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका अभी वर्क नहीं कर रहा, जीरो नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट कंडीशन में है। जब तक ये क्लोज सर्किट कंडीशन में आएगा, सर्किट में कनेक्ट नहीं होगा, इसके अंदर से करंट पास नहीं होगा। तो अभी इसमें करंट पास नहीं होगा, उस समय इसकी जो वोल्टेज होते हैं उसे हम बोलते हैं EMF। लेकिन जैसे ही हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें करंट जो है वो पास होता है। बैटरी के अंदर करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, और बाहर से जो करंट आता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। उस वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मली वोल्टेज। तो EMF क्या है? टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, और नॉर्मल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज एट लोड। ये हमारा वोल्टेज और EMF में डिफरेंस है। EMF सिर्फ स्पेशली सोर्स के लिए बनाया गया है। EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कितना फोर्स एक जनरेटर, एक बैटरी, एक चार्ज बॉडी लगाती है किसी अपने पर्टिकुलर चार्ज पर। तो ये जो थी, ये थ्योरी थी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, +4 वोल्ट +1 वोल्ट। इन दोनों को जब हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। लेकिन सर्किट में अगर हम बात करें तो करंट हमारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई से लो की तरफ जाता है। हमें पता है कि करंट क्या है? बेसिकली द करंट इज द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। कब तक जाएंगे? जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लेकिन करंट में और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में इतना डिफरेंस क्यों है? दोनों को हम अपोजिट क्यों लेते हैं? तो उसको देखते हैं। उसके लिए समझना होगा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का। 80s में अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक शुरुआती बैटरी बनाई थी, और उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी। तो उस टाइम ये माना जाता था कि बैटरी में और सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, और वो किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। लेकिन जब 97 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उसके बाद जब रिसर्च हुई तो ये पता चला कि जो करंट फ्लो होता है वो किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ना होकर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो इस तरह से, करंट का मूवमेंट इस तरह से है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि करंट क्यों फ्लो होता है, हमने ये भी समझ लिया। लेकिन हमने जो हमारा जो कन्वेंशन था, डायरेक्शन था, वो वही रहा जो पहले था। तो इसीलिए इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। करंट का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जब इलेक्ट्रिसिटी और करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, और बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होता है, तो उसके बाद भी हम डेफिनेशन तो यही पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन डायरेक्शन हम वही लेते हैं जो पहले लिया करते थे। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें। ये हमारा वोल्टेज की डेफिनेशन थी, वोल्टेज की थ्योरी थी कि वोल्टेज किस तरह से करंट, मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं।
जब हम मैट्रिक्स से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हुए और इसको पुश, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें पुश करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हुए और पॉजिटिव में एंटर कर जाते हैं। लेकिन पुरानी डायरेक्शन जो थी कन्वेंशनल करंट की वो इस तरह से थी, तो हम आज भी वही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा करंट, वोल्टेज और चार्ज और एटॉमिक स्ट्रक्चर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन थी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आखिर करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नॉर्मली सब में होते हैं, सारे कंडक्टर्स में होते हैं, सारे मेटल्स में होते हैं, लेकिन सब में नॉर्मली करंट क्यों फ्लो नहीं होता है? एक पीस लेते हैं, एक कंडक्टर का पीस लेते हैं। कंडक्टर में नॉर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हर समय रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन करंट की है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो रैंडम है। जो नेट मूवमेंट निकल के आता है इलेक्ट्रॉन का वो जीरो। जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो नॉर्मली रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस पीस को वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देते हैं और करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये तो रहा करंट का मूवमेंट। और नॉर्मली करंट में मूवमेंट क्यों नहीं होता पीस में, मेटल के बीच में? एक और चीज जो करंट को रोकती है वो क्या है? अगर हम लैटिस स्ट्रक्चर की बात करें तो हर मेटल को अगर हम माइक्रोस्कोप में अगर हम व्यू करेंगे, देखेंगे तो वो लगभग इस तरीके के मेटल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। यहां पर हर पॉइंट पर एटम्स अरेंज होते हैं एक क्यूबिक शेप में। कई तरह की शेप्स होती हैं जो हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स में स्टडी करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रेविस लैटिस, स्पेस लैटिस कैसी होती है। तो इस तरह की अरेंजमेंट होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है, किसी एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको एक पीस में इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए बीच में बहुत सारे रुकावटें आती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे एटॉमिक एटम्स की अरेंजमेंट होती है अलग अलग। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे टकराता हुआ यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचता है। इस टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रुकावट आती है। इसी रुकावट को हम बोलते हैं उस बॉडी का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलती है, वो इस पॉइंट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने की कोशिश करता है। लेकिन एनर्जी मिल जाती है, उसका मूवमेंट इससे यहां से इस डायरेक्शन की तरफ होता तो है, लेकिन वो इस रास्ते में कई सारे एटम से टकराता है। उस टकराने को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। द रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू फ्लो अ करंट थ्रू इट। यानी कि अपने अंदर करंट फ्लो जब हो रहा हो तो उसे, उसके लिए जो एक रुकावट एक मटेरियल पैदा करता है उसे उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो अगले लेक्चर में हम रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस का उसे भी कवर करते हैं कि
एक और यूनिट है, पेपर में आया हुआ है एक बार ये डेरिवेटिव में, कि चार्ज की यूनिट इनमें से कौन सी है, तो उसमें पूरा ना देकर ESU दी गई थी, ESU यानी कि इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ESU। एक ये भी चार्ज की यूनिट है। एक कूलम चार्ज जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है, और एक ESU जो है वो अप्रोक्सीमेटली 300 वोल्ट पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो ये हमारा यूनिट थी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और टॉपिक है, एक और इंटरप्रिटेशन देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा है उसमें, कि हमें पता है, कंसीडर कीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसके वोल्टेज है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में एक कूलम चार्ज की एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल। एक कूलम चार्ज की एनर्जी 10 जूल होगी। एक कूलम चार्ज के अंदर 6.28 × 10⁻⁻, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? 10 जूल। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 10 / 6.28 × 10⁻+18, यानी कि इसको बोलेंगे 1.6 × 10⁻17। किसी भी 10 वोल्ट की बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो चार्ज होगा, में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी वो 1.6 × 10⁻17 जूल होगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आप अभी तक कहीं देखा नहीं है, आया नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे कर लीजिए। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, लोड से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और एनर्जी यूनिट्स, किस तरह से घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी को बिल जो आता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका किलोवाट आवर से क्या रिलेशन है, और इस तरह के कई सारे टॉपिक्स हैं जिसे हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर ये अभी आपको यहाँ तक का कंटेंट जो है अच्छा लगा, और अगर ठीक लगा तो इसको शेयर कीजिए जितना हो सके, और अगर इसमें कोई डाउट है आपको कहीं भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई भी ऐसा डिस्कशन हो, कोई भी आप चाहते हो कि भाई इस टॉपिक में कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस।